students. Today we are discussing about the force and Newton law of force of class 9th physics. When we want to talk about the force, जब हम ये कहना चाहें कि फोर्स क्या है, फोर्स के बारे में बात करें, तो देखिए फोर्स को लेकर के कुछ चीज़ें हमारे मन में आती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुल या पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट की सिचुएशन में चेंज होती है, जो पोजीशन होती है उसकी पोजीशन में चेंजेज आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखी गई है, एक रेस्ट पोजीशन में है, इस पर हम पुश कर रहे हैं तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव ना करे। तो दोनों सिचुएशन यहाँ पे संभव है कि ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकती है, ऑब्जेक्ट मूव ना भी कर सकती है, या मूव करती है ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाए तो वो स्टॉप हो सकती है या स्टॉप नहीं भी हो सकती है, दोनों कंडीशन आ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज करने का एफर्ट करता है या चेंज कर देता है। अर्थात फोर्स इज ए टाइप ऑफ फैक्टर which is try to change the state of body or change the state of body। ऑब्जेक्ट की किसी बॉडी की स्टेट में पोजीशन में चेंज करने का प्रयास करता है या चेंज कर देता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। यानी कि फोर्स इज ए एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल एफोर्ट विच में मूव ए बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप मूविंग बॉडी और चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। ये कह रहा है कि किसी फोर्स ऐसा फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर एफोर्ट है, जो किसी बॉडी के पोजीशन को चेंज कर देता है। वो स्टॉप है तो उसको मूव करा दे, या मूव है तो स्टॉप करा दे, उसकी स्पीड को इंक्रीज करा दे, अगर मूव कर रही है तो स्पीड को इंक्रीज करा दे, स्पीड को डिक्रीज करा दे। तो इस टाइप के फैक्टर को हम फोर्स कहते हैं। आगे हम बात करें इफेक्ट ऑफ फोर्स की, तो देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम आप ये कह सकते हैं कि एक्शन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं कि एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स कैसे एक्शन करता है। तो एक्शन ऑफ फोर्स पे जब हम बात करेंगे तो देखिए हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएं तो उसके वर्क करने के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। हम जनरली यूज करते हैं कि पुलिंग एंड पुशिंग आर फोर्स, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट द total amount of force, but we can discuss about when we say about the effect of force or action of force, then we can say that जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं तो अपने स्थान से वो डिस्पैच होती है, उसके पोजीशन में चेंजेस होते हैं, पुल करते हैं तो भी होती है। अब देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करने का मतलब होता है मरोड़ना, ऐंठना उसे पकड़ के। जैसे मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते हुए जब हम अपने बाइक की एक्सीलरेटर को ट्विस्ट करते हैं तो ट्विस्ट करने से बाइक की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ट्विस्टिंग इज ए टाइप ऑफ आल्सो फोर्स, ट्विस्टिंग भी एक प्रकार का फोर्स हुआ। ठीक उसी तरह अगर हम बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते हुए अगर काफ़ी हाई स्पीड में आ गए तो उसे रोकने के लिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक की वजह से बाइक की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगती है। इट मीन्स दैट स्पीड जो होती है बाइक की वो डिक्रीज करने लगती है ड्यू टू अप्लाई द प्रेशर ऑन द ब्रेक। सो प्रेसिंग इज आल्सो इफेक्ट ऑफ फोर्स। प्रेसिंग जो है वो भी क्या हुआ, फोर्स का एक इफेक्ट हुआ जो किसी बॉडी को की स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से पुलिंग है, पुशिंग है, लिफ्टिंग है, स्विस्टिंग है, स्ट्रेचिंग है या प्रेसिंग है, ये सारे चेंजेस, ये सारी इफेक्ट्स जो हैं वो फोर्स के इफेक्ट्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस टाइप के अगर कहीं पे आपको सिचुएशन देखने को मिले कि कहीं हम प्रेशर लगाने से बैलून को पकड़ के ऐसे पुश कर रहे हैं, बैलून को पकड़ के दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो बैलून के साइज और शेप में चेंज हो जाते हैं। तो वहाँ पे पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स वर्क करता है वो भी इफेक्ट ऑफ फोर्स कहलाता है। यहाँ पे जैसे लगे फोर्स कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट, चलती वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, चलती वस्तु को विरामावस्था में
ऑब्जेक्ट जो चल रही है उसको रोक सकता है, जो रोकी हुई है उसको चला सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, और मूव करती हुई ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को वो चेंज भी कर सकता है या स्पीड को। जैसे हमने बताया कि अगर कोई बाइक चालक है, वो बाइक को चला रहा है, उसे अगर बाइक की रफ्तार बढ़ानी होती है तो वो अपने एक्सीलरेटर को ट्विस्ट करता है, और ट्विस्ट करने से उसकी बाइक की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ जाती है। ट्विस्टिंग इज आल्सो टाइप ऑफ फोर्स। ट्विस्टिंग भी एक फोर्स का इफेक्ट हुआ। जब उसकी स्पीड को डिक्रीज करना होता है तो ब्रेक लगाते हैं हम, प्रेस करते हैं, तो प्रेसिंग आल्सो इफेक्ट ऑफ फोर्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। अभी जैसे बताया, हम किसी बैलून को पकड़ के अगर हम उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो उसकी साइज में चेंज आते हैं। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की साइज को भी चेंज करने में का प्रयास करता है। आगे हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है आपका बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 2 और मोर देन 2 फोर्स वर्क कर रहे हो और उन फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो, इट मीन्स दैट कि जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, हम यहाँ पे ले लिए कोई ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट ऐसी आ रही है कि इस ऑब्जेक्ट पर जब 2 या मोर देन 2 फोर्स वर्क कर रही है, एक ऑब्जेक्ट होगी, यहाँ से मान लीजिए कोई फोर्स F1 वर्क कर रहा है, इधर से कोई फोर्स F2 वर्क कर रहा है, इधर से कोई फोर्स F3 वर्क कर रहा है, और इधर से कोई फोर्स F4 वर्क कर रहा है। और इस तरह से ये 4 फोर्स इस बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी की सिचुएशन में जो चेंजेस है वो 0 है। इट मीन्स दैट कि इन चारों फोर्स के वर्क करने के बावजूद भी इनमें कोई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या कोई चेंजेस ना हो, तो आप कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स 0 है। देन वी कैन से दैट द रिजल्टेंट फोर्स वर्किंग ऑन द बॉडी भी 0, दैट फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अर्थात किसी बॉडी पे वर्क करने वाले 2 और मोर देन 2 फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स वो 0 हो। आप कह सकते हैं इस सिचुएशन के लिए F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट, अगर Fn फोर्स वर्क कर रहे हैं और सबका रिजल्टेंट क्या हो, 0 हो, तो आप ये कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो बैलेंस फोर्सेज हैं। सिंपल में ये भी कह सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे रस्सा कस्सी है, एक रस्सी किसी ऑब्जेक्ट से बांध दी गई है और 2 तरफ से, एक बालक इधर से खींच रहा है कोई बॉयज़, और दूसरा बॉयज़ इधर से खींच रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये दोनों के द्वारा अप्लाई फोर्स इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन में अगर इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉडी ना तो इस बालक की तरफ बढ़ेगी और ना ही इधर जाएगी। तो इस सिचुएशन में जो इनका रिजल्टेंट होगा R इक्वल टू F1 प्लस F2 होगा, और F1 प्लस F2 में R इक्वल टू 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 होगा। उस कंडीशन में F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट F1 बराबर माइनस F2। तो अगर किसी बॉडी पे कार्य करने वाले 2 फोर्स आपस में इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो बॉडी बैलेंस कंडीशन में होती है, एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक इसके विपरीत अगर अनबैलेंस फोर्स की हम बात करें तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है भाई? अनबैलेंस फोर्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कि अगर किसी बॉडी पे 2 और मोर देन 2 फोर्सेस वर्क कर रहे हो बट उनका रिजल्टेंट 0 ना हो, इट मीन्स दैट कि यदि मान लीजिए बॉडी है, यहाँ पे F1 F2 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं, F1 इज नॉट इक्वल टू F2, उस कंडीशन में ये बॉडी अपने स्थान को छोड़ के, अगर F1 बड़ा हुआ, F1 ग्रेटर देन F2, तो बॉडी F1 की डायरेक्शन में मूव करेगी। इफ F1 लेस देन F2 तो बॉडी F2 की डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस पे जो वर्क करने वाले फोर्स होंगे वो कहलाएंगे अनबैलेंस फोर्स। तो आप समझ गए कि अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि द रिजल्टेंट फोर्स वर्किंग ऑन ए बॉडी इज नॉट इक्वल टू 0,
दैट फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो उस कंडीशन के लिए इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा R इक्वल टू F1 प्लस F2 एंड R इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट F1 इज नॉट इक्वल टू F2। F1 प्लस F2 इज नॉट इक्वल टू 0, माइनस कर सकते हैं आप। F1 इज नॉट इक्वल टू माइनस F2। तो ये बॉडी कहलाएगी आपकी, इस पर वर्क करने वाले फोर्स जो होंगे वो अनबैलेंस फोर्स कहलाएंगे। आगे हम बात करें, इसके बाद बात आती है फ्रिक्शन फोर्स की। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो पहले आप फ्रिक्शन को समझेंगे। तो जब बात फ्रिक्शन की होती है तो आप ये कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन है, इस प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रख दी गई है, तो ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन पे रखी गई है, तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो ड्यू टू कांटेक्ट ऑफ बॉडी, इफ द बॉडी वांट टू मूव इनसाइड द डायरेक्शन, then the force acting between the surface and the body opposite to the direction of body is called friction force। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब ये हुआ कि जब कोई दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है या कोई बॉडी एक प्लेन के कांटेक्ट में होती है, तो कांटेक्ट में आने पर जब पहली बॉडी प्लेन से पर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो प्लेन और ऑब्जेक्ट के बीच जो कांटेक्ट होता है, उस कांटेक्ट में प्लेन उस बॉडी के मोशन का अपोज करता है। इट मीन्स दैट कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचने का प्रयास करता है, वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। तो वो जो रिस्ट्रिकेशन फोर्स है जो आपके एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है, वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। फ्रिक्शन फोर्स एक ऑलवेज रिस्ट्रिकेशन फोर्स है जो मोशन का अपोज करता है। तो यहाँ करेक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए सरफेस। किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करना चाहती है तो कंटेक्ट सरफेस के बीच एक फोर्स वर्क करता है और वो फोर्स बॉडी के मोशन का अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के लिए एग्जांपल में करें, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली सो डाउन एंड कम्स टू स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जब आप एक बॉल को किसी सरफेस पे ऐसे थ्रो करते हैं तो आप देखेंगे कि बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते स्थिति ऐसी आती है कि बॉल स्टॉप हो जाती है। यानी बॉल स्टॉप हो जाने का मतलब ये हुआ कि बॉल जब रुक गई तो क्यों रुकी, तो जब वो बॉल सरफेस पे ड्रॉप कर रही थी, जैसे मान लीजिए यहाँ बॉल है, फिर उठी यहाँ ड्रॉप की, फिर ड्रॉप की, ऐसे ड्रॉप करते हुए बॉल आगे बढ़ रही है, तो एक स्थिति ऐसी आती है ना कि बॉल आगे बढ़ते बढ़ते वो सरफेस का फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होने लगता है कि बॉल की वेलोसिटी को वो जीरो कर देता है। बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट रुक जाती है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एक प्रकार का आप समझ सकते हैं कि वो एस्टिकेशन फोर्स है, अपोजिट फोर्स है जो मोशन का अपोज करता है। आगे जो इसकी डायरेक्शन होती है, आपसे बता दें जैसे ऑब्जेक्ट पे फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के बीच पीछे की ओर लगता है। इस आगे वाले जो फोर्स फॉरवर्ड लग रहा है इसका अपोज करता है और ये पीछे की ओर ऑब्जेक्ट को खींचने का प्रयास करता है। ये होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद बात करते हैं हम इनर्शिया, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया की जब हम बात करेंगे तो देखिए इसके लिए सबसे पहले इनर्शिया को डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट गैलीलियो, इटली के साइंटिस्ट थे सर गैलीलियो। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी नेचर में किसी भी पोजीशन में पाई जाती है, जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपोजेज देयर इनिशियल स्टेट। तो वो अपने उस पोजीशन का अपोज करती है जिसमें वो पहले से एग्जिस्ट है। तो जब बॉडी अपने पोजीशन का अपोज करती है तो उन्होंने बताया कि जो बॉडी का अपोज करने का नेचर है, जो अपने पोजीशन के अपोज करने का नेचर है, उसे उन्होंने नाम दिया इनर्शिया।
इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये बॉल है, h ऊंचाई पर है, यहाँ से इस बॉल को अगर प्लेन सरफेस पे से स्मूथली गिराया जाता है तो आप देखेंगे अगर इस पर ये सरफेस अगर फ्रिक्शन लेस हो, इस पर फ्रिक्शन का कोई प्रभाव ना हो, तो बॉल ऐसे आती है और यहाँ आएगी, फिर यहाँ से इस तरफ में बढ़ेगी। आप जब इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि जिस वेलोसिटी से बॉल इधर से आ रही है नीचे की ओर धीरे धीरे आती है और तेजी के साथ फिर ऊपर जाती है, और ये उतने ही हाइट तक मूव करती है जितनी हाइट से ये छोड़ी गई थी। इधर h ऊंचाई से छोड़ी गई थी और फिर ये h ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करती है। इट मीन्स दैट कि इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो h ऊंचाई की थी, इसलिए वह पुनः h ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, यानी अपने इनिशियल स्टेट में ही रहना चाहती है। तो इस बात को गैलीलियो कहते हैं कि एवरी बॉडी वांट्स टू बी इन इनिशियल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी प्रत्येक बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन में बनी रहना चाहती है, इसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया क्यों होती है भाई? तो इनका कहना था कि जितने भी ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास पाया जाता है तो मास जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। आप कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो दुनिया की हर वो बॉडी जो मास कंटेन्स करती है वो इनर्शिया को फॉलो करती है, उसके पास इनर्शिया है। अगर वो मोशन में है तो मोशन का अपोज करेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट का अपोज करेगी। तो इनर्शिया ड्यू टू मास होता है किसी ऑब्जेक्ट में, यानी कि मास के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन में चेंजेस का अपोज करती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया अकॉर्डिंग टू गैलीलियो। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इनर्शिया क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट के मास की माप है, मेजरमेंट है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का मास जितना बढ़ेगा इनर्शिया उतना बढ़ेगी। तो एक सिंपल सी बात हो गई कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जब इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल है तो इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की अगर फाइंड करनी हो तो हमें फाइंड करना होगा उसका मास। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ही अधिक होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि आपने ये अनुभव भी किया होगा भाई एक छोटी ऑब्जेक्ट है, इस पर हमें हल्का सा फोर्स लगाते हैं तो इजीली ये मूव कर जाती है, अपने स्टेट का अपोज तो करती है। शुरुआती दौर में जब एक नॉर्मल फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं जो इसके लिए रिक्वायर्ड फोर्स से अगर कम होता है तो वो उस फोर्स का अपोज तो करती है, लेकिन जैसे इस फोर्स की वैल्यू इसकी रिक्वायर्ड फोर्स से अधिक होती है ये बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर लेती है और रेस्ट से कहाँ चली जाती है? मोशन में चली जाती है। जो पहले रेस्ट में थी अब कहाँ चली गई? मोशन में चली गई। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट एक बड़ा कोई चट्टान हो और तब उस पर हम अपना फोर्स लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है कि चट्टान के मास अधिक होने के कारण इसकी इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स नहीं होते हैं। जब हम इस पर पुश करते हैं तो इस पुश करने से मूव करना तो बहुत दूर की बात है, ये हिलती भी नहीं है, क्योंकि ड्यू टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट द इनर्शिया ऑफ बॉडी इज ग्रेटर दैन द फर्स्ट बॉडी। जब इस बॉडी का इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, अधिक मास के कारण इसका इनर्शिया बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट पे एक नॉर्मल फोर्स लगा करके जो इसके लिए रिक्वायर्ड फोर्स से कम हो हम इसको मूव नहीं करा सकते। तो अब आपसे पूछा जाए कि अब मान लीजिए हमारे पास एक कॉइन है, एक रुपये का सिक्का आप कह सकते हैं, 1 रुपये का सिक्का है हमारे पास, और दूसरा कोई 1 का कॉइन है और दूसरा हमारे पास एक कोई पत्थर है, स्टोन। पूछा जाए कि दोनों में किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 1 रुपये का जो कॉइन है इसका मास जो होगा, मास ऑफ कॉइन ये लेस दैन द मास ऑफ स्टोन। मास ऑफ स्टोन, जो कॉइन का मास होगा वो स्टोन के मास से कम होगा। अगर एक बड़ा स्टोन है तब, सिक्के से बड़े स्टोन की हम बात करें, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉइन सिक्का स्टोन हम छोटा ले लें तो उसका मास जो हो कॉइन से कम हो जाए, ऐसी की बात स्थिति नहीं है। यहाँ स्थिति है कि मास ऑफ कॉइन जो है
वो लेस देन मास ऑफ स्टोन है. The mass of coin less than the mass of stone, then we can say that the inertia of stone is greater than the inertia of coin, because inertia depend on the mass. Finally, we can say that the measurement of mass of body is called inertia. Okay students, नेक्स्ट क्लास में आगे हम डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.